Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। बच्चों, फ्रिक्शन के सारे कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। आप हमसे गूगल मीट पर लाइव क्लास भी कर सकते हैं, उसके लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। शुरू करते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से पहले हम लोगों ने पढ़े न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। पहला लॉ, कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी और अगर रुकी है तो रुकी रहेगी। एक और बात, अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ये तीनों चीजें अगर रुकी रहती तो सच में रुकी रहती, न्यूटन्स लॉ फॉलो हो रहा है। और ये तीनों चीजें अगर चल रही हैं, इंजन ऑफ कर दिया जाए, थोड़ी देर बाद बॉल भी रुक जाएगी, पेडलिंग बंद किया जाए, थोड़ी देर बाद साइकिल भी रुक जाएगी। हर चलती हुई चीज थोड़ी देर बाद अपने आप रुक ही जाती है। मत बंद करो इंजन, अबे पेट्रोल खत्म हो जाएगा कुछ दिन में, चलाते 2-3 दिन में पेट्रोल खत्म हो जाएगा, लगातार चलाते रहो, कभी तो रुकेगी। तो हर चलती हुई चीज कभी ना कभी रुक जाती है, अनलेस एंड अनटिल अ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो न्यूटन ने जो एक्सटर्नल फोर्स की बात की थी ना, अब वो एक्सटर्नल फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स। तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए कि ये चलती हुई चीजें अपने आप थोड़ी देर बाद रुकी जा रही हैं, तो क्या न्यूटन लॉ नहीं लग रहा है? तब भी लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स वो एक्सटर्नल फोर्स है जो इन्हें रुकने पर मजबूर कर रही है। नोट डाउन कर लीजिए। और पेडलिंग बंद कर दोगे तो बाइसाइकिल विल स्टॉप एंड यू विल फॉल। पता चला आप गिर गए, है ना। साइकिल जब तक चलती रहती तब तक स्टेबल होती है, और जैसे ही धीरे होने लगती है, रुकने की कगार पे आ जाती है, तो आप अपने आप गिरने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, कमेंट्स में बताइए। कार रुक जाती है तो आप कार से नहीं गिर जाते हैं, लेकिन साइकिल रुकने लगती है तो आप साइकिल से गिर जाते हैं। ऐसा क्यों? तो चलती हुई चीज को जो अपोज करे उसे फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन चलती हुई चीज को तो अपोज करता है, चलने की कोशिश को भी अपोज करता है। और अगर कोई चीज रुकी है तो फ्रिक्शन अपना चुपचाप बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है। कोई चीज चलने की कोशिश कर रही है तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन भी अपने आप को बढ़ाता चला जाता है। आप यहां से देखो, मैं अगर ये बनाता हूं, इस चीज को और अच्छे से अभी एक्सप्लेन भी किया जाएगा, लेकिन अभी ब्रीफली आप ये समझ लीजिए। आप यहां से फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, और यहां से फ्रिक्शन भी अपने आप को बढ़ाता जा रहा है, तब तक जब तक इनकी मैक्सिमम वैल्यू ना पहुंच जाए। इस चीज को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन की औकात, एफ मैक्स। ठीक है, एफ मैक्स हो जाएगी फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात। अगर इससे भी ज्यादा आप अप्लाइड फोर्स कर देंगे तब ये चल पड़ेगी। आप अप्लाइड फोर्स 0 कर देंगे, यहां फ्रिक्शन भी 0 हो जाएगा। तो 0 फोर्स, ना फ्रिक्शन ना अप्लाइड फोर्स। थोड़ी अप्लाइड फोर्स, थोड़ा फ्रिक्शन, दोनों ने बैलेंस किया, रुका रहा। काफी ज्यादा फ्रिक्शन, इधर फ्रिक्शन की औकात से भी आगे निकल गई आपकी अप्लाइड फोर्स, आपका बॉडी चलने लगा। ये लॉजिक होता है। तो 3 केसेस हम लोगों ने सीख लिए। तो फ्रिक्शन चलने को मना करता है, चलती हुई चीज को अपोज करता है, और चलने की कोशिश को भी अपोज करता है। तो फ्रिक्शन अपोजेज मोशन, इट ऑल्सो अपोजेज टेंडेंसी टू मूव। बस अपन को इतना ही याद रखना, हम लोग केवल ये कोड याद रखेंगे। बुक की डेफिनेशन ये है, नोट कर लीजिए चाहे तो। और यहां पर जो बुक की डेफिनेशन है, ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि हम यहां पे जो भी फ्रिक्शन पढ़ेंगे वो सॉलिड ब्लॉक ऑन सॉलिड सरफेस की बात करेंगे, यही वाला केस पढ़ते रहेंगे। बट इसी साल आप ब्लॉक मूविंग इन लिक्विड भी पढ़ेंगे,
उस तरह को फ्रिक्शन को एक नया नाम दे देते हैं विस्कोसिटी। ब्लॉक की हम वहां पे बॉल की बात करेंगे, है ना, सॉलिड स्फीयर की बात। और ब्लॉक फ्लाइंग इन एयर जब होता है तो उस फ्रिक्शन को हम लोग एयर ड्रैग कहते हैं। ये आप ना 11th में पढ़ेंगे ना 12th में पढ़ेंगे। अगर आप एरोडायनामिक इंजीनियरिंग करते हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग करते हैं, तब आपको ये वाला एयर ड्रैग वाला फंडा पढ़ने को मिलेगा। कभी कभी जेई में थोड़ा बहुत एयर ड्रैग की बात कर लेते हैं। तो तीन तरह के, एक हुआ फ्रिक्शन, एक हुआ विस्कोसिटी और एक हुआ एयर ड्रैग। क्यों होता है फ्रिक्शन? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन का क्या कारण है, क्या रीजन है? क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी लगभग एक ही जगह चोट करती हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन अलग है। क्लासिकल थ्योरी आप पहले से जानते हैं, कोई बॉडी जो हमें आंखों से ऐसी दिखाई देती है तो नेकेड आइज को ये सरफेस स्मूथ लगती है, लेकिन इसी कांटेक्ट एरिया को, इसी स्मूथ सरफेस को, दोनों को, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो ये एक्चुअली में काफी ज्यादा रफ होती हैं और इनके दांत जो हैं आपस में फंस जाते हैं। दांतों का फैंसी नाम है, जो गड्ढा है उसका नाम है डिप्रेशन, और डिप्रेशन यानी गड्ढा, और जो दांत बाहर निकला हुआ है, जो आके इसमें फिट होगा, ये आके इसमें फिट होगा, उसे हम लोग बोल देते हैं प्रोजेक्शन। ठीक है, तो प्रोजेक्शन और डिप्रेशन को मिलाकर बोला जाता है इर्रेगुलरिटी, एंड दीज इर्रेगुलरिटीज गेट इंटरलॉक्ड, जिसकी वजह से ये बॉडी इस सरफेस में आकर फंस जाती है। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी में कि रफनेस ऑफ द सरफेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्शन। जो हमें दिख रहा है स्मूथ, वो एक्चुअली में है रफ, और फंसा फंसाई हो जाती है, इसलिए चीजें नहीं चलती। ये सब हम लोग 9th में पढ़ भी चुके थे। और इसके हिसाब से क्या होगी डेफिनेशन फ्रिक्शन की? अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंटरलॉकिंग इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अब मॉडर्न थ्योरी क्या कह रही है कि नहीं नहीं, ये जो प्रोजेक्शंस वगैरह हैं, ये फंसने से उतना रुकावट नहीं होती है जितनी रुकावट इनके बीच में बॉन्ड बन जाने से होती है। तो ये जो पॉइंट्स ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट है, क्या है? पॉइंट्स ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट, उन जगह एडहेसिव फोर्सेस आ जाती हैं। और असली में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट हमें दिख रहा है, मतलब विजिबल एरिया ऑफ कांटेक्ट ये है। तो ये लोग प्रोजेक्शन एंड डिप्रेशन पे फोकस करते हैं और ये एरिया ऑफ कांटेक्ट पे फोकस करते हैं, विजिबल एरिया ऑफ कांटेक्ट। और ये तीनों क्या है? एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो कह रहे हैं कि एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम होता है, ठीक है। तो जो इसका पूरा वजन होता है ये इन्हीं कुछ पॉइंट्स पर आकर टिक जाता है। तो इसकी वजह से पॉइंट्स का एरिया अगर कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा हो गया। तो स्ट्रॉन्ग एडहेसिव प्रेशर लीड्स टू कोल्ड वेल्ड, यानी कि इन एक्चुअल एरियाज ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट में वेल्डिंग हो जाती है, और वेल्डिंग हो जाती है तो वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन वो ब्रेकेबल होता है। क्योंकि यार चाहे क्लासिकल थ्योरी से देखें चाहे मॉडर्न थ्योरी से देखें, इस बक्से को हम अपनी नेकेड आई से देखते हैं, खिसकाते हैं तो खिसक तो जाता ही है। इससे चाहे फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग की वजह से आए चाहे कोल्ड वेल्ड की वजह से आए, लेकिन फ्रिक्शन ब्रेक हो तो जाता है। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसीलिए फ्रिक्शन की आप इंटरलॉकिंग के हिसाब से भी डेफिनेशन बना सकते हैं और ये एडहेसिव फोर्सेस या कोल्ड वेल्ड के हिसाब से भी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो अगर ये थ्योरी ऑलरेडी काफी अच्छे एक्सप्लेन कर रही थी तो इस थ्योरी की क्या जरूरत थी, इस पर अब हम लोग आएंगे। आप ऐसा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन वाला बक्सा मत लीजिए, लंबा बक्सा लीजिए ऐसा। एक बार आप इसको
ऐसे रखिए मिठाई के डब्बे की तरह और फोर्स F लगाइए, और एक बार इसे आप बिल्डिंग की तरह रखिए और फोर्स F ही लगाइए। तो मुझे लगता है जब ऐसे रखेंगे तो यहां पे प्रोजेक्शंस एंड डिप्रेशंस ज्यादा होंगे और यहां पे प्रोजेक्शंस एंड डिप्रेशंस कम होंगे, अज्यूमिंग कि हर जगह एक ही जैसी सरफेस है और ये वाली सरफेस एक है। तो उस हिसाब से ऐसे खींचने में ज्यादा फ्रिक्शन लगना चाहिए, ऐसे खींचने में कम फ्रिक्शन लगना चाहिए। ये सवाल एक अज्ञानी बच्चे ने अपने टीचर से पूछा था। टीचर ने क्या बोला? बट चुपचाप, लगता है आईआईटी में सिलेक्शन कराएगा, फ्रिक्शन पड़ रहा है। वो टीचर त्रिपाठी सर थे और वो अज्ञानी बच्चा मैं था। लेकिन ये सवाल 9th में मैंने अपने टीचर से पूछा और 11th में मुझे इसका आंसर पता चल गया। आप इस बारे में थोड़ा सोचिए कि फ्रिक्शन दोनों ही केसेस में सेम क्यों होता है। अभी आंसर मैं खुद ही बता दूंगा। देखो, इसकी डिटेल्ड फोटो ये है और इसकी डिटेल्ड फोटो ये है। होता क्या है, जब आप ऐसे रखते हैं तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होते हैं और यहां नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट कम है। मैं यहां गिन चुका हूं, इसमें 12 है और इसमें 4 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट जब बढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ यार फिर ज्यादा जगह वेल्डिंग होगी तो इसको चलाने में दिक्कत होगी, तो यहां फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए। अगर क्लासिकल थ्योरी से देखें तो बोलेंगे हाँ यहाँ इंटरलॉकिंग पॉइंट्स ज्यादा हैं तो यहाँ फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए। लेकिन आप इसको इस चीज से देखो, ये जो पॉइंट है ये कितना लोड लिए हुए, इतना लोड लिए हुए, ये पॉइंट जो है ये इतना लोड लिए हुए, तो हर एक पॉइंट जो है अपने ऊपर कुछ लोड लिए हुए हैं। और इसमें देखो ये जो पॉइंट है वो ज्यादा लोड लिए हुए हैं। समझ रहे हैं बात को, अंतर आप समझिए। तो यहां पर ऐसा हो जाता है कि हर पॉइंट पे लोड कम है, पॉइंट ज्यादा है। यहां पर हर पॉइंट पर लोड ज्यादा है लेकिन पॉइंट कम है, तो इफेक्टिवली इस पे फ्रिक्शन और इस पे फ्रिक्शन एक ही जैसा होता है। आ रही है बात समझ में, है ना? हर आदमी पे कम कम भार, लोग ज्यादा हैं। हर आदमी पे ज्यादा भार, लोग कम है, तो इफेक्टिवली रोकने वाली जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो दोनों में बराबर होती है। अब इसे एक और तरीके से थोड़ा समझ लेते हैं प्रेशर के हिसाब से, कि भाई चाहे ये सिचुएशन हो चाहे ये सिचुएशन हो, एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट और विजिबल एरिया ऑफ कांटेक्ट का रेशियो ये ही मेंटेन हर बार हो जाता है। तो जिसकी वजह से कोल्ड वेल्ड पॉइंट्स बढ़ने के बाद भी फ्रिक्शन उतना ही होता है। अब इसको हम लोग अपने स्कूल में कैसे लिखेंगे? विद इंक्रीज इन कांटेक्ट एरिया। जैसे ही कांटेक्ट एरिया इस सिचुएशन से यहां आने पे बढ़ गया तो दो चीजें बढ़ गई, एडहेसिव फोर्सेस भी बढ़ गई, है ना? यहां पे भी यहां पे भी यहां पे भी कई जगह एडहेसिव फोर्सेस बढ़ गई और नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट भी बढ़ गए। तो ओवरऑल जो एडहेसिव प्रेशर है वो कांस्टेंट रहा, इसलिए हमारा फ्रिक्शन बढ़ा भी नहीं कम भी नहीं हुआ। तो ये एक्सप्लेनेशन है पहले ड्रॉबैक का जो क्लासिकल थ्योरी नहीं एक्सप्लेन, मतलब पहला ड्रॉबैक ऑफ क्लासिकल थ्योरी है, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि फ्रिक्शन फोर्सेस इंडिपेंडेंट ऑफ कांटेक्ट एरिया क्यों होता है। मतलब क्लासिकल थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। अब आ जाता है दूसरा पॉइंट, इसके बारे में आपने काफी कम सोचा होगा, शायद कभी एक्सपीरियंस किया हो लेकिन फ्रिक्शन से उसे रिलेट ना किया हो। जैसे एक बड़ी ग्लास प्लेट रखो, उसके ऊपर एक और बड़ी ग्लास प्लेट रखो। ग्लास प्लेट तो भाई बहुत स्मूथ होनी चाहिए, लेकिन तब भी उनको आपस में एक दूसरे पे मोशन कराने में बड़ी मेहनत लगती, ऐसा लगता है चिपक जाता है।
हम लोग अपने मन को शांत कर लेते हैं कि यार बीच में वैक्यूम टाइप का कुछ बन जाता होगा, लेकिन वो वैक्यूम नहीं होता है, वहां पे भी फ्रिक्शन का ही कारण होता है। तो अब आ गए हम क्लासिकल थ्योरी के दूसरे ड्रॉबैक में। व्हेन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट आर एक्स्ट्रा स्मूथ, जैसे कि ग्लास प्लेट्स, देन फ्रिक्शन सीम्स दैट इट हैज इंक्रीज्ड। तो उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? दो ग्लास प्लेट्स जब होंगी और उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखा जाएगा तो हमें ऐसा दिखाई देगा, मतलब एक ग्लास ब्लॉक एक ग्लास प्लेट पे रखा मान लो, लेकिन उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो रफ, अगर मान लो लकड़ी लकड़ी के ऊपर रखी होती तो रफ वाला ऐसा दिखता, और ग्लास ग्लास के ऊपर रखा होता है तो हमारा मन कहता है कि हाँ अब तो बिल्कुल स्मूथ हो चुका है मामला, तो ये ऐसा हो गया होगा। माइक्रोस्कोप से देखने के बाद भी ग्लास प्लेट सरफेस ऐसी दिखेगी? ऐसा नहीं है कि हम लोग सारे दांत काट देते हैं लकड़ी से जब हम ग्लास में आते हैं, ऐसा नहीं होता। फिर भी आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ग्लास प्लेट ऐसी नहीं दिखेगी, वो तब भी ऐसी दिखाई देगी। इतने बड़े बड़े दांत नहीं होंगे, लेकिन छोटे छोटे दांत होंगे और कई दांत होंगे। तो अगर लोड सेम है, मतलब ऊपर भी तो है यार एक और, ये जो फोटो है ये है वुड वर्सेस वुड का, और ये जो फोटो है वो है ग्लास ऑन ग्लास का। तो इधर दांत बड़े बड़े होते हैं, और क्लासिकल थ्योरी नहीं मॉडर्न थ्योरी से हम इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बड़े बड़े दांत जो हैं वो कोल्ड वेल्ड जो है वो कम जगह बना रहे हैं, इसलिए एडहेसिव फोर्सेस कम है। और ग्लास प्लेट जो है वो कोल्ड वेल्ड ज्यादा पॉइंट्स पे बनाए ले रहे हैं। ये वाला तो नहीं बना पाएगा, लेकिन यहां पर फोर्सेस बढ़ जा रही। तो सेम लोड के लिए वुड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ वुड एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्लास। तो अगर ऊपर सेम मास है, सेम लोड है, तो पता चला यहां पर ज्यादा फ्रिक्शन आ गया। हम ग्लास प्लेट जैसी स्मूथ फ्रिक्शन ले रहे हैं, स्मूथ सरफेस ले रहे हैं, तब भी फ्रिक्शन बढ़ा जा रहा है। ये चीज कभी क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, लेकिन मॉडर्न थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दी। हम लोग स्कूल में कैसे लिख के आएंगे? जब एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस होती है तो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स जो है वो कम हो जाता है। यहां पे देखो डिस्टेंस ज्यादा है ना, लेकिन यहां पे डिस्टेंस कम कम है, तो उसकी वजह से एडहेसिव फोर्सेस या एडहेसिव प्रेशर बढ़ जाते हैं और हमें बढ़ा हुआ फ्रिक्शन दिखाई देता है। खत्म बात। फ्रिक्शन और सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, मतलब खुद को एडजस्ट करती रहती है, ऐसी फोर्स होती है। कुछ बातें तो हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर किसी बुक को हम लोग टेबल में ऐसे पुश कर दें तो थोड़ी देर बाद बुक रुक जाएगी। अगर बहुत तेजी से पुश करेंगे तो बुक नीचे गिर जाएगी। लेकिन अगर टेबल सफिशिएंटली लॉन्ग है तो कहीं ना कहीं आगे जाके बुक रुक जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन होता है किसके बीच में? बुक के मॉलिक्यूल्स में और टेबल के मॉलिक्यूल्स में। तो अब हम लोग जो मॉडर्न थ्योरी है उसके हिसाब से फ्रिक्शन को जानते हैं, और सवालों में हम लोग कुछ इस तरह के केसेस देखेंगे। चलिए हम यहां पर पहले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को स्टडी करेंगे, फिर वर्टिकल फोर्सेस को स्टडी करेंगे, फिर दोनों को स्टडी करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे ये चारों केसेस में हम लोग क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को। अच्छा, ब्लॉक एट रेस्ट, नो फोर्स इज अप्लाइड। मान लीजिए आप ब्लॉक को ना खींच रहे हैं ना धक्का दे रहे हैं, तो ब्लॉक रुका रहेगा, कोई नई बात नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो होगी और फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो होगी। अब मान लीजिए हम लोग कुछ फोर्स लगा दिए यहां पे, ठीक है, कोई भी मैग्नीट्यूड की। मान लीजिए हम लोगों ने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो अगर ब्लॉक काफी बड़ा है तो ठीक ठाक बड़ा है, तो 5 न्यूटन की फोर्स में हो सकता है ये चले ही ना, है ना, हो सकता है ये चले ही ना।
तो कौन रोक रहा होगा इसे? इसे रोक रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स भी कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। तो देखो, जब कोई फोर्स नहीं तो फ्रिक्शन ने अपने आप को लिमिट कर लिया, बोले अच्छा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, हम भी 0 न्यूटन रहेंगे, एक्सटर्नल फोर्स भी 0 न्यूटन, हम भी 0 न्यूटन, एक्सटर्नल फोर्स भी 5 न्यूटन, हम भी 5 न्यूटन। यही हो गया इसका सेल्फ एडजस्टमेंट। लेकिन भाई फ्रिक्शन आखिर कब तक लगेगा? मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन का कोई लिमिट होगी ना। अगर हम लोग बहुत कस के खींच देंगे तो फ्रिक्शन को हम लोग ब्रेक कर जाएंगे। तो अब इस सिचुएशन में आते हैं, आपने क्या किया, फोर्स थोड़ी सी बढ़ा दी, थोड़ी सी क्या, काफी बढ़ा दी, F बराबर 15 न्यूटन कर दिया, और अभी भी फ्रिक्शन ने अपना जमकर मुकाबला किया। आपने F 15 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन भी बोला कि 15 न्यूटन तक तो मैं भी लगा सकता था। तो ये हो गया F मैक्स, यानी कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम कैपेसिटी। फ्रिक्शन यहां पे क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन सरफेस पे लगता है, इस सरफेस और इसकी बॉटम सरफेस और टेबल टॉप सरफेस के बीच में लगता है, इसलिए फ्रिक्शन को हम लोग इधर बनाते हैं। अदरवाइज ये पूरा जो ब्लॉक होता है वो पॉइंट मास होता है, और ये सारी चीजें हम लोग अज्यूम करते हैं एक ही पॉइंट में लग रही होती हैं। इस बात को समझिए, अगर मान लीजिए ये पूरा ब्लॉक जो होता वो एक पॉइंट होता, तो अपनी फ्रिक्शन फोर्स भी उसी पॉइंट पे लग रही होती। F मैक्स यहां पे जैसे लगा रहे हैं हम लोग, और जो 15 न्यूटन की फोर्स होती वो भी उसी पॉइंट में लगती। इसीलिए हम लोग इनको बैलेंस मान लेते हैं और वैल्यू बराबर है। ठीक है, अच्छा, अब ब्लॉक स्टार्ट्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन मोर फोर्स इज अप्लाइड है, जब काफी ज्यादा फोर्स लगाई जाती। जैसे मान लीजिए 15 न्यूटन की जगह आपने लगा दिया F बराबर 40 न्यूटन, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं यार, अब तो मतलब फ्रिक्शन जो है हार जाएगा। लेकिन फ्रिक्शन भी जिद्दी है, बोलेगा जो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है हम वो लगाए रखेंगे। तो अब क्या हो गया, फोर्स जीत गई, 40 न्यूटन हो गया, और फ्रिक्शन हार गया, 15 न्यूटन हो गया। मैंने ये 15 न्यूटन, 5 न्यूटन, 0 न्यूटन, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। अलग अलग केसेस में ये न्यूटन में अलग अलग वैल्यूज होंगी। तो अब यहां पे अगर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की इक्वेशन लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये 0 न्यूटन वगैरह तो आप कैलकुलेट करने के बाद निकालेंगे, 5 न्यूटन, 15 न्यूटन, है ना, ये सब कैलकुलेशन के बाद निकालेंगे। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अगर इस केस में बैलेंस करनी है तो कैसी होगी? F बराबर F है, और यहां पे भी ऐसी ही होगी, F बराबर F। यहां पे भी होगी लगभग वैसी, F मैक्स बराबर F, ठीक है ना। लेकिन यहां पर कौन जीत रहा है? F जीता जा रहा है, F मैक्स, मतलब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू होने के बाद भी हारा जा रहा है। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? F माइनस F मैक्स इज इक्वल टू ma, जहां पे m क्या है? इसका मास, और एक्सेलरेशन क्या है? इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, है ना। ए क्या है? इस डायरेक्शन में ब्लॉक का एक्सेलरेशन, और ये डायरेक्शन किसको फॉलो कर रही है? इसको फॉलो कर रही है। तो अल्टीमेटली अगर ब्लॉक नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, जस्ट चल रहा है, तीनों ही केसेस में हम एक ही इक्वेशन लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब हम F मैक्स लिखते हैं तब ब्लॉक जो है जस्ट स्लिप करना स्टार्ट हो जाता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी चलना इसे हम कह सकते हैं। यहां ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। जैसे आप अपनी कार ले आइए और कार को आप चलाइए
20 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तब क्या हो रहा होगा, आपका इंजन जो फोर्स लगा रहा होगा वो सिर्फ उतनी ही फोर्स लगा रहा होगा कि फ्रिक्शन का मुकाबला करा जा सके, और फोर्स बाय द इंजन इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टायर्स एंड द रोड, ये इक्वेशन बैलेंस होगी और कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती जाएगी। वेलोसिटी आप पर है, आप किस वेलोसिटी पे अपनी कार को मेंटेन करना चाहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए ये और ये इक्वेशंस बनेंगी अगर केसेस ऐसे 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 या ऐसे होंगे। अब आप डायग्राम से ही समझ जाएंगे। अच्छा, यहां पे 40 न्यूटन फोर्स को मैं थोड़ा सा और लंबा बना देता हूं। अब आप डायग्राम से ही समझ जाएंगे कि क्या सिचुएशन चल रही है। देखिए यहां पे मैंने मेंटेन किया, जीरो बनाना तो जीरो तो बना ही नहीं सकते आप, इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। यहां पे इस वेक्टर की लंबाई बराबर है, इस वेक्टर और इस वेक्टर की लंबाई बराबर है। इस वेक्टर की लंबाई इससे ज्यादा है, तभी तो ये जीत रहा है, ये हार रहा है। इसके जीतने की वजह से एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। तो F माइनस एफ मैक्स इज इक्वल टू एम ए। एक बार फिर से देखते हैं फ्रिक्शन कैसे सेल्फ एडजस्टिंग है, कि हम लोग अगर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन भी जीरो है, अगर बहुत छोटी फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन भी उस छोटी फोर्स के बराबर ही है। ये छोटी फोर्स फ्रिक्शन की मैक्सिमम कैपेसिटी से कम है तो ये इक्वेशन चलेगी। अगर हम लोग फोर्स को इतना बढ़ा दें कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाए तो हमारा ब्लॉक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा। अगर हम फोर्स को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दें कि वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कहीं ज्यादा हो जाए तो ब्लॉक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देगा। अब इन्हीं चार सिचुएशंस को हम लोग दो ग्राफ से समझेंगे। एक ही पेज में दो तरह के कर्व प्लॉट करेंगे, स्ट्रेट लाइन ही है बेसिकली। तो देखिए, मान लीजिए हम लगातार फोर्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं, एक ही ब्लॉक है। इन चारों सिचुएशंस को आप मानिए कि एक ही ब्लॉक में हम लोग क्या करते जा रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ना, तो आप पहले फोर्स इतनी थी, फिर फोर्स और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई, तो फ्रिक्शन भी और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, फोर्स कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, फ्रिक्शन अब हार गया। ये वाली चीज हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो जब टाइम की शुरुआत हुई t इज इक्वल टू 0 में, हम लोगों ने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 तो फ्रिक्शन फोर्स भी 0, ऐसा ब्लॉक दिखाई देगा। ठीक है, तो हमने अपना ब्लैक पॉइंट यहां पे है और रेड पॉइंट भी यहीं प्लॉट कर लिया, मतलब F भी 0 और बड़ा F भी 0। अब उसके बाद हम लोगों ने ब्लैक कलर को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, मतलब कि हम लोग अब अगले पॉइंट पे आ गए जहां पे F की कुछ ना कुछ अच्छी खासी वैल्यू है। तो फ्रिक्शन बोला हम थोड़ी ना कम है, हम भी अपनी उतनी वैल्यू बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब आपका रेड पॉइंट भी यहां पे आ गया, यानी कि अगर इस सारे पॉइंट्स में यही चीज चल रही होगी, तो अगर हम लोग इस पॉइंट को यहां से प्लॉट कर दें तो अपना 0 से लेके इस पॉइंट तक सारे पॉइंट बन जाएंगे। और फ्रिक्शन और फोर्स बढ़ाया तो और फ्रिक्शन बढ़ा और आगे पहुंच गए, है ना। तो यानी कि रेड कर्व जो है वो ब्लैक कर्व का पीछा करे जा रहा है। बढ़ते बढ़ते हम लोग इस सिचुएशन पे आ गए कि फ्रिक्शन, अब बोला यार अब ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हम इसको पकड़ नहीं पाएंगे, हम अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुके हैं, अब हम नहीं बढ़ेंगे। तो ये लाल वाला F क्या हो गया, F मैक्स। ठीक है, तो अब ये सिचुएशन हो गई F मैक्स बराबर F, हम लोग यहां पहुंच गए। ब्लैक वाला तो भाई एक्सटर्नल फोर्स है, यहां पे हम लोगों ने हाथी अटैच कर दिया, तो हाथी तो अपना खींचे जा रहा है। ठीक है, तो ब्लैक फोर्स बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब
ये रेड वाला कर्व बोल रहा है कि हम एफ मैक्स ही बने रहेंगे। तो समझ में आई सिचुएशन बच्चों? ब्लैक कर्व हमेशा चढ़ता जाएगा, लेकिन रेड कर्व यही वाली सिचुएशन चलेगा। और इनफैक्ट बच्चों, अगर हम लोग फोर्स को ऐसे बढ़ाते तो रेड कर्व बहुत चालाक है, वो ऐसे बढ़ता, समझे? अगर हम लोग, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ब्लैक कर्व को ऐसे बढ़ाते तो रेड कर्व बहुत चालाक है, वो ऐसे बढ़ता। जब तक वो अपनी एफ मैक्स नहीं प्राप्त कर पाए लेता, तब तक वो ब्लैक एफ को पकड़ के ही चलेगा। तभी फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब आपको समझ में आ गया? तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स जब भी हम बोल रहे हैं तो यहां पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग वर्टिकल फोर्सेस पे। वर्टिकल फोर्स को समझने के लिए हम लोग एक कार ले आए। ये कार अपना रोड पे चल रही है, या मान लीजिए रोड पे खड़ी है। तो जब खड़ी है तो इसका मास की वजह से पूरा वेट, देखिए मास m होता है, वेट mg होता है, तो mg पूरा रोड को नीचे धसाने की कोशिश कर रहा होगा, है ना? अगर बेकार रोड हो तो कार हो सकता है थोड़ा अंदर धंस जाए, जैसा दलदल में होता है। अगर पानी हो तो कार अंदर धंस जाएगी। तो इसका मतलब जब भी कार mg नीचे लगाती है तो रोड भी ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है उसका नाम होता है नॉर्मल रिएक्शन। क्या नाम होता है? नॉर्मल रिएक्शन। अब एनसीईआरटी नॉर्मल रिएक्शन को बोलती है N, और न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन को बोलती है R। ये वाला N और ये वाला R। तो कुछ भी आप बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे R बोलूंगा, लेकिन अगर कभी कभी N भी बोल दूं तो आप दुखी मत होइएगा, है ना? अब ये जो कार है, मान लीजिए ये दलदल में रखी होती, दलदल में पहुंच जाती, तो क्या होता? दलदल उतनी फोर्स नहीं लगा पाता, मतलब इसको टांगे रहे उतनी फोर्स नहीं लगा पाता, और धीरे धीरे कार दलदल में धंसने लगती। ठीक है? अगर ये कार एक बहुत बड़े तालाब में चली जाए जहां पानी भरा हुआ है तो भी ये अंदर धंसने लगेगी, है ना? तो तालाब का नॉर्मल रिएक्शन इतना होता है कि वो मच्छर को सपोर्ट कर ले, लेकिन कार को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन ये वाली फोर्स है R। अब बस ये यहां हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात कर रहे थे, वर्टिकल फोर्सेस में ज्यादा पेन नहीं है। R इज इक्वल टू mg हमेशा ट्रू होगा। तो R इज इक्वल टू mg हमेशा ट्रू होगा, तो यहां पे उनको बना सकते हैं, हमेशा ट्रू होगा तो चारों केसेस में आ जाएगा। अब हम लोग एक ही डायग्राम में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस बनाना सीख गए, है ना? जैसे मान लो ये वाली वर्टिकल फोर्सेस और ये वाली हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। वर्टिकल फोर्सेस की इक्वेशन ये और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की इक्वेशन ये, या ये या ये या ये, चाहे जैसा। इन चार में से ही कोई एक केस आएगा जब हमारा ब्लॉक किसी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा जाएगा। आगे ऐसा होगा कि ब्लॉक किसी इंक्लाइंड प्लेन में रखा हो, तब भी इस तरह की ही कंडीशंस हम लोग लगाएंगे, बट थोड़ा सा साइन थीटा कॉस थीटा का एडजस्टमेंट उसमें होगा। नाम बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। चिंता मत करिए, सब समझ में आएंगे। देखिए, अगर रुका हुआ है तो स्टैटिक और चल रहा है तो काइनेटिक। इतना समझ में आया? तो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, और यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू हो गया होगा, और यहां पे पूरा काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब यार यहाँ पे लगना शुरू हो गया इसलिए उसका नाम दे दिया लिमिटिंग फ्रिक्शन।
ठीक है, ये एक ऐसी स्टेज है जहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो रहा है और काइनेटिक फ्रिक्शन शुरू हो रहा है। तो इसलिए इस बीच की स्टेज का नाम दे दिया लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब चल ही नहीं रहा है तो लगातार क्या हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स पे टग ऑफ वॉर चल रहा है ना। एक्सटर्नल फोर्स यहां खींच रही है और फ्रिक्शन यहां खींच रहा है और लगातार चीजें बैलेंस्ड हैं, कुछ भी हिल नहीं रहा है। ये अपनी फोर्स बढ़ा रहा है एक्सटर्नल फोर्स, तो फ्रिक्शन भी अपनी फोर्स बढ़ाता जा रहा है। तो यानी फ्रिक्शन की जब तक अपनी फोर्स बढ़ाने की कैपेसिटी बनी रहती है तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। देखो क्या कह रहा है, फ्रिक्शन फोर्स विच एडजस्ट इटसेल्फ टू बैलेंस द एक्सटर्नल फोर्स एंड कीप द ब्लॉक एट रेस्ट, तो वो हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। जब रेस्ट की पोजीशन डोलना शुरू होती है, जब ये सिंहासन हिलना शुरू हो जाता है, तब लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाता है। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन बोलता है कि अब हम अपनी लिमिट पे आ चुके हैं। तभी लिमिटिंग फ्रिक्शन कुछ नया नहीं है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन अ बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लिप। तो यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां है, स्टैटिक फ्रिक्शन यहां है और काइनेटिक फ्रिक्शन यहां है। बस सब कुछ समझ में आ गया। अब इसी चीज को लोग ग्राफिकली भी बनाते हैं। तो अभी तक मैंने आपको सिखाया है कि जो फ्रिक्शन है भाई वो अपना मैक्सिमम फोर्स लेता है। मैं रेड मार्कर ढूंढ लूं, जो भी फ्रिक्शन लग रहा है, चाहे ये वाला या ये वाला या ये वाला, सबको एक ग्राफ में बनाया जाए। तो मैंने सिखाया फ्रिक्शन ऐसे होके एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेता है। तो ये क्या हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन में FL नहीं लिखते हैं, F मैक्स लिखते हैं। तो यहां से यहां तक की यात्रा स्टैटिक फ्रिक्शन, ये पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये पैरेलल लाइन काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यहां तो सब तक सब डाइजेस्ट हुआ। सिंबल के हिसाब से देखा जाए तो Fs जो है वो हमेशा F मैक्स से कम होगा, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होगा, एक पॉइंट पे बैलेंस कर लेगा। और हम लोग के इस ग्राफ के हिसाब से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि F मैक्स जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जब कोई चीज चल जाती है तो चलती हुई को चलाते रहना आसान होता है। एनीथिंग विच इज ऑलरेडी मूविंग, टू मेंटेन इट मूविंग इज इजियर। तो थोड़ा सा काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से हल्का सा कम हो जाता है। तो ये जो ग्राफ मैंने ऐसे बनाया, इसको और करेक्ट किया जा सकता है। और हम लोग इसे कैसे बनाते हैं, ऐसे, और फिर ये थोड़ा सा नीचे आता है और फिर, समझे? तो इस पॉइंट और इस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पर स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो गया, यहां से लेके यहां तक, यहां तक, यहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन। इस पॉइंट पर काइनेटिक फ्रिक्शन शुरू हो गया, हमेशा उतना ही लगेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। और ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये एक तरीके से F मैक्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, ये किसको डिनोट करेंगे, F मैक्स। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि F मैक्स बड़ा होता है या काइनेटिक फ्रिक्शन बड़ा होता है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं, F मैक्स बड़ा होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। लेकिन बहुत सारे सवाल आपके इस कॉन्सेप्ट से भी हो जाएंगे, तो इतना इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये वाला पॉइंट है कि ये वाला पॉइंट है कि कौन सा पॉइंट है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और समझ में आएगा। लेकिन हाँ, थ्योरेटिकली कोई पूछे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में कौन ज्यादा होता है, तो हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है।
कोई पूछे कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में कौन ज्यादा होता है, तो हम लोग बोलेंगे कोई भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की काफी लंबी रेंज। समझ में आया? काइनेटिक फ्रिक्शन इज अ कांस्टेंट वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ कांस्टेंट वैल्यू, है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन कहां पे, एक ही पॉइंट पे तो है, और काइनेटिक फ्रिक्शन भी एक ही पॉइंट पे है, लेकिन लाइन बना दी, लेकिन हर बार एक ही वैल्यू है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन जो है कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड एफ मैक्स। ये इधर भी आप इक्वलिटी लगा सकते हो, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन 0 भी हो सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर भी हो सकता है। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अरे भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। तो देखिए कोई अलग से लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन में बस एक ही बात होती है कि वो तब तक बढ़ता रहता है जब तक एक्सटर्नल फोर्स बढ़ती रहती है अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक, और मैक्सिमम वैल्यू जैसे ही अचीव हो गई तो स्टैटिक फ्रिक्शन बन गया क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, रफनेस पे और कांटेक्ट एरिया में। रफनेस तो आप समझ ही गए, जैसे एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी रखी हुई है, मान लीजिए कि ये अपना टेबल है और ये बॉक्स है, तो इसका ये वाला जो सरफेस है और इसकी ये वाली जो सरफेस है, दोनों के बीच में रफनेस जो होगी उसकी बात कर रहे हैं। तो नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर कांटेक्ट एरिया क्या होगा, दोनों में से जो बॉडी छोटी होगी, ये वाला, ये हो गया कांटेक्ट एरिया। अब इन्होंने क्या कहा कि रफनेस पे डिपेंड करता है और कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। फिर दूसरी बात क्या हो गई, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो टेंजेंशियल होता है डायरेक्शन में, यानी कि हम लोग अभी तक समझते रहे हैं ऐसा ब्लॉक, अगर ब्लॉक की जगह कल को बॉल भी आ जाए या किसी और शेप में आ जाए, ठीक है, तो हमें डरना नहीं है, हमें टेंजेंट बना लेना। अगर बॉडी की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में मूव करने की है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऐसी होगी, बस, है ना। तो यहां पे जब फ्लैट सरफेस होगा तो उसे पैरेलल बोल दिया जाता है, और जब कर्व्ड सरफेस होगा तो उसे टेंजेंशियल बोल दिया जाता है। तो हम लोग ज्यादातर फ्लैट सरफेस में ही डील करेंगे अभी तो। और तीसरा लॉ क्या है, फॉर गिवन सरफेसेस लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे यही है। देखिए अगर हमारा ब्लॉक ऐसे रखा है तो हम लोग ने बनाई हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, अप्लाइड फोर्स F और ये वाली फोर्स F। मान लीजिए कि F ऐसी है कि Fs मैक्स तक पहुंच गया, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन की सिचुएशन आ गई है। तब हम लोग एक और चीज देखना पसंद करेंगे। क्या देखना पसंद करेंगे कि भाई नॉर्मल रिएक्शन कितना है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ज्यादातर अगर फ्लैट सरफेस है तो mg के बराबर होता है। तो ये लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि Fs max is directly proportional to the normal reaction n। हम लोग R लिखते हैं ठीक है, चलो R लिख लेते हैं, यहाँ पे R लिखो n लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, Fs max is equal to म्यू R, ठीक है, म्यू आर, म्यू एन भी लिख देते हैं कई बार, चाहे एन लिखो चाहे आर लिखो एक ही बात है। और ये म्यू क्या होता है, म्यू एस, इसको क्या कहेंगे हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब क्योंकि इसको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोल देते हैं तो लोग क्या बोलते हैं कि Fs इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस, है ना।
जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इससे कम होगा, जब स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग हो गया तो बराबर पे आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये रहा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ज्यादातर आप देखेंगे कि अपने सवालों में इसकी वैल्यू 0.1 से लेके 0.9 टाइप होगी, हमेशा 0 पॉइंट टाइप की ही होगी। ठीक है, 0.15 0.17 कुछ भी हो सकता है। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो फ्रिक्शन लेस हो गया। ठीक है, वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली ये वैल्यूज ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो थर्ड पॉइंट से ही हम लोग कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन बना ले रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन μs इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि एफएस मैक्स, है ना। एफएस मैक्स मैं इसीलिए लिखता हूं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, एंड द नॉर्मल रिएक्शन आर। ठीक है, आप बोले 1 मिनट सर ये मतलब रेशियो वाली बात समझ में नहीं आई, तो समझते हैं। अरे यार आर को नीचे ले जाओ, एफएस मैक्स ऊपर रहेगा। अब तो ठीक है, μs is the ratio of fs max and r. Static friction is the ratio of coefficient of static friction is the ratio of limiting friction and the normal reaction. सही है?